यूट्यूब चैनल अनुशीलन के तत्वावधान में सभी श्रोताओं का, सब्सक्राइबर्स का और जो भी इसको देखते हैं व्यूअर्स का हम स्वागत करते हैं। हमारे कुछ श्रोताओं ने, विशेष रूप से विद्यार्थियों ने, नवयुवकों ने यह अनुरोध किया है कि कुछ ऐसे विषयों पर वीडियो बनाए जाएं जो संघ लोक सेवा आयोग अथवा राज्य सरकार के या राज्य के लोक सेवा आयोगों में पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, उनसे संबंधित जो एक प्रश्न पत्र है नैतिकता का, या जो फिलॉसफी और इथिक्स से, मैनेजमेंट की प्रोफेशनल इथिक्स से जुड़े हुए विषय हैं, उन पर कुछ वीडियो बनाए जाएं। इस पर हमने चिंतन मनन करने के बाद में यह निर्णय लिया है कि सितंबर के फर्स्ट वीक से हम इस पर कुछ विमर्श करेंगे और कुछ विषयों पर परिचर्चा जरूर करेंगे। किंतु मैं अपने श्रोताओं से, सब्सक्राइबर से, चाहे वो जिस क्षेत्र के हों, यह अनुरोध करूंगा कि जीवन में सफलता के लिए कुछ व्यावहारिक नैतिकता के सूत्र हैं जो मोटिवेशनल होते हैं। आप चाहे जिस क्षेत्र में हो, प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहें, शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहें, राजनीति में जाना चाहें, तो कुछ जीवन के मूलभूत सिद्धांत होते हैं, जीवन में सफलता के कुछ टिप्स होते हैं, जिसको आप ये कह सकते हैं कि व्यावहारिक जीवन में नैतिकता। इन विषयों पर मैं कुछ चर्चा करूंगा आपसे। सबसे पहले मैं विद्यार्थियों की बात करूंगा, जो वो स्नातक के हों, परास्नातक के हों, रिसर्च के हों या कहीं भी हों, या किसी पीसीएस, आईएएस किसी क्षेत्र में कोई तैयारी कर रहे हों। तो पहली चीज़ तो आपकी दिनचर्या संतुलित होनी चाहिए। उसके कुछ सूत्र हैं जिनको मैं पुस्तकी ज्ञान से नहीं, बल्कि अपने निजी अनुभव से, अपने जीवन के अनुभव से और अनेक लोगों से विचार विमर्श करने के बाद सोचा है, उसकी चर्चा मैं आज संक्षेप में करना चाहूँगा। इथिक्स का पेपर हो या कोई पेपर हो, तैयार करने से पहले आप अपने को मेंटली, फिजिकली तैयार करें। जीवन में सफलता का जो पहला सूत्र है वो है आत्मसंयम। आत्मसंयम से हमारा तात्पर्य यहाँ योग साधना नहीं है, अष्टांगिक योग मार्ग नहीं है। हमारे जीवन के लिए आत्मसंयम क्या चीज़ है, आपके लिए आत्मसंयम क्या है, खास तौर से विद्यार्थियों के लिए। तो पहले विद्यार्थियों से ही हम शुरू करते हैं, जो छात्र हैं। एक बड़ा सनातन संस्कृति में, सनातन परंपरा में बहुत प्रचलित श्लोक है जो हम लोगों के विद्यार्थी जीवन में सबसे पहले हमारे शिक्षक बताते थे, लेकिन मैंने ये अनुभव किया कि आज भी यह बहुत ही रेलिवेंट है आप सभी लोगों के लिए, खास तौर से जो विद्यार्थी हैं। एक श्लोक है, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। विद्यार्थी के 5 लक्षण या 5 ऐसे गुण विशेषताएं उनमें होनी चाहिए। ये प्री कंडीशंस हैं विद्यार्थी बनने की। काक चेष्टा, काक माने कौवा। इन पक्षियों के माध्यम से, पशुओं के माध्यम से हमको जो निर्देश दिया गया है, संकेत दिया गया है, यह है कि क्लास में अगर आप रहें तो कौवे की तरह प्रश्न पूछने में बाचाल होने से परहेज मत करिए। कभी कभी कुछ शिक्षक इस पर नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन उसकी परवाह मत करिए। अगर सीखना है तो जो आपकी क्यूरियासिटी हो, जो मन में विचार आए, उन पर प्रश्न जरूर करिए। काक चेष्टा बको ध्यान, जो आपका विषय है क्लास में, जब कोई शिक्षण कार्य हो या किसी विषय को आप पढ़ रहे हैं, तो आपका कंसंट्रेशन, आप माइंड बकुले की तरह होना चाहिए। जैसे बकुला मछली को देखता है, मछली को पकड़ने के लिए कितना कंसंट्रेट होता है, वैसे अपने विषय ज्ञान के लिए कंसंट्रेशन, ध्यान में एकाग्रचित होना आवश्यक है। श्वान निद्रा तथैव च, श्वान माने कुत्ता। कुत्ता सोने में बड़ा जागरूक होता है, जरा सा आहट आने पर उठ जाता है। वैसे ही विद्यार्थी को
सोने में भी सावधानी बरतनी चाहिए। आपको सुबह परीक्षा देना है या कितने बजे से पढ़ना है, ये ध्यान रखना चाहिए। नहीं पता चला कि आपका 8 बजे से एग्ज़ाम है, 7 बजे 8 बजे आप सोकर उठ रहे हैं, तो ये मतलब फ्यूचर के लिए ठीक नहीं होता है। अल्पाहारी से तात्पर्य है कि संतुलित भोजन करिए, अतिशय भोजन मत करिए कि आप बैठ न सकें, पढ़ न सकें, डिस्टर्ब हो जाए। और गृह त्यागी, परिवार के साथ समूह में रहने पर पढ़ाई ठीक से हो नहीं पाती। हम ऐसे तमाम विद्यार्थियों को देखते हैं जिसमें IAS हैं, वो लोकल इलाहाबाद के रहने वाले थे, लेकिन पढ़ने के लिए अलग कमरा इलाहाबाद में लिया था उन लोगों ने। तो स्वाध्याय के लिए एकांत होना या चिंतन के लिए भी कहीं अलग से रहना, चाहे परिवार में कोई कमरा हो रही है, लेकिन सामूहिक रूप से रहने पर फिर वार्ता करेंगे, अनेक तरह की विचार विमर्श आप करते रहेंगे, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो आत्म संयम का एक चीज़ तो मैंने ये बताया कि आपके जो गुण हैं। दूसरे, आत्म संयम का तात्पर्य है आपका शयन यानी सोना, जागना, भोजन, नियमित दिनचर्या, रेगुलर डेली रूटीन, ये बहुत आवश्यक है। पता चला कि एक सप्ताह तक आप गायब हैं, पढ़ नहीं रहे, किताब नहीं टच कर रहे हैं, बाद में आकर 12 घंटा पढ़ रहे हैं, उससे लाभ नहीं होता है। तो सिस्टमेटिक ढंग से संयमित जीवनचर्या होनी चाहिए। मैं कोई साधना योग साधना नहीं बता रहा। आपके खाने का, सोने का, प्रातःकाल या जब भी है उठने का, व्यायाम करने का, वॉकिंग का एक व्यवस्थित कालचक्र, टाइम टेबल होना चाहिए। संयम का दूसरा पक्ष है धैर्य, निडर होना, फियरलेसनेस, पेशेंस, कर्मठ होना और सहनशीलता। ये संयम के विविध रूप हैं। धैर्य जो है, पेशेंस, धैर्य आपको उतावलेपन से, हड़बड़ाहट से, जल्दबाजी में कोई काम करने, कोई निर्णय से बचाता है। और दूसरों की बातों को पहले समझिए, तुरंत रिएक्ट न करिए, सहनशील बनिए। आपकी आलोचना हो रही है तो, नहीं हो रही है तो पेशेंसली लिसन, धैर्यपूर्वक सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिए और थोड़ा सा सहनशील बनिए। उतावलापन ठीक नहीं होता। अपनी बात कहने में निर्भीक रहिए, विनम्रतापूर्वक, विद हम्बलनेस एंड फियरलेसनेस, विनम्रतापूर्वक निर्भीक होकर के अपनी बात कहिए और जीवन में कर्मठ बनिए। कर्मठता के बिना, कर्म के बिना कोई जादू की छड़ी और कोई चमत्कार नहीं होने वाला है सफलता के लिए। इसलिए कर्म करना सीखिए, कर्म करने के प्रति प्रतिबद्धता। तो पहली चीज़ हमने बताया आपको आत्मसंयम। आत्मसंयम में आपका रेगुलर दिनचर्या, पेशेंस, टॉलरेंस, फियरलेसनेस और एक्टिव डायनेमिक लाइफ और पर्सनालिटी आवश्यक है। दूसरी बात, हम सभी लोग ये जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का एक शाश्वत नियम है। परिवर्तन होगा और आपके शरीर से लेकर समाज, प्रकृति, साइंस, टेक्नोलॉजी, कल्चर, सब जगह परिवर्तन होगा। इसलिए परिवर्तन को स्वीकार करिए और जो परिवर्तन समाज में हो रहे हैं उनके साथ अपडेट रहिए, उनकी जानकारी रखिए, उनके साथ अपने जीवन को गति प्रदान करिए। आज साइंस टेक्नोलॉजी का युग है, तो साइंस टेक्नोलॉजी की जो भी बातें हैं उसमें अपडेट रहना बहुत जरूरी है। अन्यथा आप जानते हैं कि पोखरे या तालाब में इकट्ठा हुआ जल सड़ जाता है। इसलिए जीवन में प्रवाह होना चाहिए। जो चेंज है, एक्सेप्ट चेंज। कोई नई चीज़ आ रही है, नया कानून आ रहा है, नई विधा आ रही है, तो उसके साथ चलिए, आप उसका मूल्यांकन करिए, आँख मूंद कर ना करिए, लेकिन जो परिवर्तन है उनके साथ चलना। अब आप खुद देखिए, बाल्यावस्था लेकर वृद्धावस्था तक हमारी शरीर में, जीवन में कितना परिवर्तन आता है। तो ये पूरे जीवन के लिए बता रहे, जो पाठ्यक्रम बदल रहे हैं उन बदलाव वाले पाठ्यक्रमों के साथ चलिए। नई शिक्षा नीति में क्या व्यवस्था की जा रही है, मूल्य परक शिक्षा कैसे हो, इन बिंदुओं पर विचार विमर्श करिए, उसके अनुसार चलना सीखिए। हमने दो ही बातें बताया। अभी तीसरी बात है
अपने उन लोगों के लिए भी है जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या जो अध्यापक हैं, जहाँ आप काम करते हैं, समाज में किसी भी दृष्टि में। तो सबसे प्रमुख चीज़ ये है कि नेवर इंसल्ट अदर्स पब्लिकली। किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से अपमानित कभी मत करिए, क्योंकि दूसरों की गलतियों का एहसास करा करके जो व्यक्ति क्षमा कर देता है वही व्यक्ति गलती करने वाले को सुधार भी सकता है। अच्छा, हर एक मनुष्य में कुछ कमजोरियां होती हैं, उन कमजोरियों के कारण आदमी गलती करता है। गलती हम भी करते हैं, हमारी गलती हो सकता है कोई न जान पाता हो, आप या हम दूसरे गलतियों को समझ लेते हैं, तो उस पर ज़्यादा कटाक्ष करना, निंदा करना, पब्लिकली इंसल्ट करना, इससे उसकी आत्मा को, उसके दिल को ठेस पहुँचती है। चाहे आपका वो सहयोगी हो, चाहे परिवार का हो, चाहे समाज का हो। तो जीवन के लिए बता रहा हूँ, जो टिप्स हैं ये जीवन में सफलता के जो सूत्र हैं, मैं केवल एक परीक्षा तक बात नहीं कर रहा हूँ, परीक्षाओं के लिए भी ज़रूरी है और आपके निजी जीवन के लिए भी ज़रूरी है। और ये क्षमाशीलता, धैर्य, सहिष्णुता, ये सब संयम के रूप हैं और लोगों को क्षमा करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर दूसरों को बदलना चाहते हैं आप, तो दूसरों को बदलने से पहले स्वयं बदलाव करिए, अपने को बदलिए। जो चीज़ दूसरों में देखना चाहते हैं पहले खुद करके दिखाइए, तभी दूसरों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। मान लिया किसी को आप सिगरेट या कोई नशा से रोकना चाहते हैं, दुर्व्यसन से, तो सबसे पहले अगर आप में वो दुर्व्यसन है तो उसको रोक दीजिए। महात्मा गांधी के बारे में एक संस्मरण लोग सुनाते हैं कि एक वृद्ध महिला का ग्रैंडसन, नाती, गुड़ बहुत खाता था। तो उन्होंने फिर महात्मा जी से बात किया कि गांधी जी इसकी आदत छुड़ाइए, इसको आपके कहने प्रभावित होगा। तो उन्होंने एक सप्ताह बाद उनको बुलाया और उसको तब कहा कि गुड़ खाना बंद कर दीजिए। जब उस महिला ने पूछा कि तो उसी दिन आप बता सकते थे, कहा कि मैं स्वयं भी गुड़ खाता था। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी टीचर अगर सिगरेट पीता हुआ या कोई भी उच्च अधिकारी शराब पी करके ऑफिस में आप जाएंगे तो दूसरों को नसीहत कैसे दे सकते हैं? इसलिए सबसे पहले कोई चीज़, कोई परिवर्तन, कोई सुधार अपने ऊपर लागू करिए, उसके बाद दूसरों से अपेक्षा करिए। और जीवन में सफलता के लिए मोटिवेशन, प्रेरणा और साधना यानी कर्मठ होना बहुत आवश्यक है। आप बिना साधना के, बिना मोटिवेशन के ना वैज्ञानिक बन सकते हैं, ना दार्शनिक बन सकते हैं, ना सफल अध्यापक या नेता भी नहीं बन सकते। साधना माने प्रयास करना पड़ेगा। आपने नाम सुना होगा चंद्रशेखर वेंकट रमन का। उनको 1930 में रमन इफेक्ट पर नोबेल प्राइज़ मिला था। ऐसा कहा जाता है, संस्मरण में आया था कि 1928 में वो समुद्री जहाज़ से विदेश जा रहे थे, तो समुद्री जहाज़ के डेक पर बैठ करके उन्होंने देखा कि समुद्र की लहरों पर सूर्य की किरणों का, तरंगों का प्रभाव कैसे पड़ता है। बहुत से लोग वैज्ञानिक पढ़े लिखे लोग थे, डेक पर बैठे हुए थे, लेकिन उनकी क्यूरियोसिटी थी, वो देख कर तो विचार करते रहे। अंत में रमन इफेक्ट आया और उनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला, चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो इसलिए मेरा कहना है कि विद्यार्थी है तो, अध्यापक है तो, राजनेता हैं तो, प्रशासनिक अधिकारी हैं तो, साधना और अपने सिस्टम में निरंतर सुधार करने का प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि कोई सिस्टम कभी कंप्लीट नहीं हो पाता। अच्छे कार्य के लिए दिल को बड़ा करके अप्रिशिएट करिए, तारीफ करिए, अप्रिशिएट फॉर गुड वर्क। चाहे वो आपके सबऑर्डिनेट हों, जूनियर हो या सीनियर हो। सीनियर से तारीफ करने से कोई बुराई नहीं है, उनको भी अच्छा लगेगा, लेकिन जूनियर व्यक्ति को अगर आप अप्रिशिएट करते हैं अच्छे कार्य के लिए तो और अच्छा कार्य करेंगे। और अच्छा कार्य करके आया, आप अजीब सा मुंह बना करके उसकी कोई तारीफ नहीं कर रहे हैं, न्यूट्रल बनकर बैठे हुए हैं। तो जो हमारे सीनियर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, अध्यापक हैं, वाइस चांसलर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जिस क्षेत्र में आप जहाँ हो, आपका सबऑर्डिनेट, चाहे वो चपरासी हो, चाहे बाबू हो, चाहे अध्यापक हो या प्रशासनिक अधिकारी हो,
अगर वो कुछ अच्छा कार्य करता है तो उसको मोटिवेट करिए, बुरा भी कार्य करता है अगर गड़बड़ भी हो जाए अलग से बुलाकर समझाइए, उसको पब्लिकली बट डांटिए। ये मैं खासतौर से नौजुवान वर्ग जो भी जीवन की शुरुआत में उनके लिए भी एक टिप्स है जो हमने अनुभव किया है। एक गलतियाँ हम सभी लोग कहीं कहीं करते रहते हैं, किसी को डांट दिया पब्लिकली, बाद में लगा खुद कि हमने हमेशा नहीं करना चाहिए, तो पब्लिकली कुछ मत करिए और अच्छे कार्य के लिए तारीफ करिए। सातवीं महत्वपूर्ण बात मैं ये मानता हूँ कि जिसे आप उचित समझते हैं, जो करना चाहते हैं उस पर अड़े रहिए। परसिस्ट फॉर व्हाट यू बिलीव। आप किसी भी क्षेत्र में, प्रशासन में हो, राजनीति में हो, सिलेक्शन कमेटी में हो, जिसको आप समझते हैं इसको करना चाहिए उस पर परसिस्ट करिए, अड़े रहिए उस पर। हमें नहीं कि झगड़ा करिए, लेकिन अड़े रहिए अपने लॉजिकल आर्गूमेंट के साथ, अपनी जुक्तियों के साथ, अपने तर्क के साथ कन्विंस करिए, अड़े रहिए। ऐसे यही होना चाहिए, क्योंकि हर एक आदमी आपको दबाव डालकर कोई प्रभावित करना चाहेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विनम्रतापूर्वक अपनी असहमत व्यक्त करने से कभी संकोच मत करिए। कोई खुश हो नाराज हो अलग मुद्दा है, आप ही क्या पर्सनालिटी है? सबको खुश करने के लिए हम कहीं गए हैं क्या? किसी क्षेत्र में हम अच्छा काम करने के लिए गए हैं। तो परसिस्ट फॉर व्हाट यू बिलीव, जिसको आप मानते हैं सही है, सही करिए, कर ले रहिए। ये आपके व्यक्तित्व को निखारेगा, आपके एक अलग डायनेमिक और एक सुलझा हुआ व्यक्तित्व माना जाएगा। संघर्ष से मत भागिए। स्ट्रगल होती इन सब कामों में, संघर्ष होना पड़ता है। आप अड़े रहेंगे, लोग विरोध करेंगे, संघर्ष करना पड़ेगा, सारी बातें हैं। लेकिन जो जीवन में संघर्ष नहीं कर सकता है उसे कुछ उपलब्ध नहीं होता है। अब कुछ मिल भी गया तो अस्थायी नहीं होता है, कोई यश नहीं होता। इतिहास में कभी नाम नहीं लिखा जाएगा, कोई सुबह याद भी नहीं करेगा। आज टी.एन. शेषन को लोग क्यों याद करते हैं? आज टी.एन. शेषन तो नहीं है। टी.एन. शेषन किसी के रिश्तेदार के लोग वो चुनाव आयुक्त थे, और हम लोग तो जानते हैं कि उस समय अध्यापक थे। चुनाव आयोग को चुनाव आयोग बना दिया था, न कोई प्रधानमंत्री को जानता था, न राष्ट्रपति को जानता था, न जज को जानता था। टी.एन. शेषन स्वयं निर्णय लेते थे, संवैधानिक पद है वो। तो टी.एन. शेषन ने टी.एन. शेषन के कारण लोग चुनाव आयोग को जानने लगे, नहीं लोग जानता ही चुनाव आयोग क्या है। तो मेरे कहने का मतलब है कि वही था, जिसको उचित समझते थे परसिस्ट करते थे, उसके लिए संघर्ष भी करना पड़ा। उन पर कंट्रोल करने के लिए 2 और चुनाव आयोग नियुक्त कर दिए गए, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। इन्हें जीवन में संघर्ष से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिना संघर्ष के उपलब्धि और यश नहीं प्राप्त हो सकता। खास तौर से राजनीति में क्षेत्र में हमारे कुछ ऐसे मित्र हैं, ऐसे विद्यार्थी हैं जो राजनेता हैं, राजनीति में हैं। उनके लिए मैं कहूँगा कि राजनीति कोई परोपकार नहीं है, कोई धर्मार्थ सेवा नहीं है। राजनीति गिव एंड टेक है, बाल गंगाधर तिलक यही कहती थी। राजनीति में कोई चीज़ मुफ्त में नहीं दी जाती है। किसी सरकार का समर्थन करेंगे तो नहीं करेंगे तो आप कुछ मांगिए तब कुछ करिए, किसी के लिए कुछ देने के लिए लीजिए भी। आप देखिए पॉलिटिशियन कितने चालाक होते हैं। गिव एंड टेक, ये देना और लेना है। दबाव से जो मिल जाए उसे ले लीजिए, और जो ना मिले उसके लिए दबाव बनाते रहिए। ये राजनीति है। तो जो नए लोग राजनीति पे आ रहे हैं, हमारे तमाम भूतपूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे, सब रहे हैं, तो उनको वो खुद भी चालाक होंगे। लेकिन मेरा भी सुझाव है कि राजनीति कोई धर्मार्थ खैरात नहीं है, दान नहीं है, गिव एंड टेक। अगर आप दान करते रहे, परोपकार करते रहे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट चीज़ जो हम बताना चाहेंगे, अपने ज्ञान, संपत्ति, यश को बढ़ाते रहिए। आपको विरासत में कुछ मिला है, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे धन हो। यदि पूर्वजों के द्वारा संचित की हुई पूंजी का इस्तेमाल निरंतर करते रहेंगे तो चाहे कितना बड़ी संपत्ति हो, धीरे धीरे छीन हो जाएगी। इसलिए उसको मेंटेन करते हुए कुछ न कुछ उसमें जोड़ते रहे, चाहे नॉलेज का क्षेत्र हो, चाहे यश का क्षेत्र हो, मनी, नेम, फेम, प्रॉपर्टी हो, संपत्ति हो, जो आपको विरासत मिला है तो उनको जोड़ते जाइए। इसलिए आपका अनुभव आपको एक दृष्टि देता है। शास्त्र एक सीमा के बाद मदद नहीं करते,
भारत का संविधान हो चाहे धर्मशास्त्र हो, कोई धर्मशास्त्र हो, एक सीमा तक वो मदद करेगा। एक सीमा के बाद शास्त्र मदद नहीं करते हैं। शास्त्र आपका अनुभव मदद करेगा, अनुभव से, एक्सपीरियंस से। इसलिए कहा गया है एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। सबसे अच्छा अध्यापक आपका निजी अनुभव होता है। हम केवल व्याख्यान दे दें, संघर्ष करो तो आपको, या प्रेम करो, घृणा करो, जिसने प्रेम और घृणा का अनुभव नहीं किया है वो समझेगा नहीं क्या है। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि संपत्ति, यश, अपनी विरासत, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे संपत्ति की हो, उसमें कुछ न कुछ बढ़ाते रहिए, जोड़ते रहिए। केवल उसी को खाते न रहिए, उसी को भुनाते न रहिए, आगे कुछ करिए। कि परिवार में आप विरासत में राजनीति में आ गए, एमएलए एमपी हो गए, तो बस वहीं तक सीमित हो जाइए। आपके लोगों ने जो किया, जो पृष्ठभूमि बनाया, उसको आगे बढ़ाइए। शिक्षक है तो भी है, जज है तो है। नेक्स्ट और अंतिम बात हमें कहना चाहेंगे, किसी व्यक्ति की आलोचना बिना पर्याप्त कारण के नहीं करना चाहिए। आलोचना करना बुरा नहीं, आलोचना मतलब निंदा नहीं, समीक्षा, मूल्यांकन। लेकिन मूल्यांकन करने से पहले, उसके गुण और दोष का विवेचन करने से पहले पर्याप्त साक्ष्य आपके पास होना चाहिए। और अपने दुख को, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो हर एक आदमी के पास अपनी मिजरीज को, अपने ट्रबल को, अपने पेन को गाते मत रहिए, उससे कोई लाभ नहीं होगा। सब जगह रोते रहे आप। रहीम का एक दोहा हमें याद आ रहा है, आप सभी लोग जानते होंगे कि रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुन अठलई हैं लोग सब बांट लई हैं। हर एक व्यक्ति के पास अपनी गाथा, अपना दुख, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करनी चाहिए। ये जीवन के लिए आपकी है, चाहे जिस क्षेत्र में, जिससे कुछ समस्या का समाधान निकल सकता, केवल उससे वार्ता करें। तो इथिक्स की बातें हम अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन उस वीडियो के पहले मैंने जीवन के सफलता के, आपके मोटिवेशन के लिए ये 10 सूत्र हमने सोचा। और ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये मेरे अनुभव की बातें हैं। हमने भी कुछ गलतियां किया हैं, अपनी गलतियों से आदमी जो सीखता बेहतर सीखता है। पब्लिकली किसी की आलोचना कर दिया, उससे वो भी अपमानित हुआ और आपका दुश्मन बन गया, तो पब्लिकली निंदा न करिए। अगर कोई गलती कर रहा है तो बुलाकर समझा दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को शुभकामना देते हैं और ये आशा करते हैं यदि इन नियमों का, इन सूत्रों का जीवन में सफलता के आप पालन करते हैं, तो चाहे जिस दिशा में आप प्रयास करेंगे, कुछ न कुछ सफलता, कामयाबी आपको अवश्य मिलेगी। हम आपके, अपने श्रोताओं के, व्यूअर्स के, सब्सक्राइबर्स के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ धन्यवाद देते हैं। 6 मिनट का है।